तो हम बात करेंगे यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री की। मेडिवल हिस्ट्री जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्री मेडिवल हिस्ट्री एंड पोस्ट मेडिवल हिस्ट्री। प्री मेडिवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये राजपूत टाइम्स था, इसमें जो है हिंदू डायनेस्टी की बात की गई है। पोस्ट मेडिवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें इस्लाम की बात की गई है। यहाँ पे हम देखेंगे पोस्ट मेडिवल हिस्ट्री जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सल्तनत पीरियड, दूसरा मुग़ल पीरियड। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे राइज़ ऑफ इस्लाम, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारा। तो यहाँ पे हम जानेंगे हजरत मोहम्मद, या फिर इन्हें बोला गया है मोहम्मद साहब। 570 सेंचुरी में इनका जन्म होता है और ये शादी करते हैं खदीजा से, जो कि एक विडो होती है, जो कि एक विधवा होती है। 622 सेंचुरी में ये हीरा डैम के पास जाते हैं। इनको एक एंजल मिलता है, फरिश्ता मिलता है जिब्राइल, जो कि कहता है कि मैं अल्लाह का मतलब एक तरह से फ़रिश्ता हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मेरा पैगाम्बर जो है वो लोगों तक पहुँचाओ। तो जैसा भी जिब्राइल ने इन्हें बताया होता है, ये सारी चीज़ें लिखते हैं और उसे ये बताते भी हैं लोगों को। तो ये सबसे पहले कहाँ जाते हैं, ये सबसे पहले ये सारी चीज़ों को ये लिखते हैं पहले ये बुक में, उसके बाद वो बताने कहाँ पे जाते हैं, मक्का में। ठीक है, मक्का के लोग जो होते हैं इस चीज़ को डिनाई करते हैं, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, मक्का से मदीना जाते हैं और मदीना में उस चीज़ को बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। और जो भी इनकी ट्रैवलिंग मक्का से मदीना तक हुई थी, इसे क्या कहा गया है यहाँ पे, हिजारत। मक्का के लोग उस चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, उस कल्चर रिलीजन को फॉलो करते हैं और फिर इस तरह से जो है इस्लाम फैलता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, मक्का और मदीना के लोगों में एक बैटल होती है, जिसको कि यहाँ पे बोला गया है बैटल ऑफ बदर। और ये कब होता है, 630 सेंचुरी में ये बैटल होता है। 622 सेंचुरी में हिजरी कैलेंडर इस्टेब्लिश होता है। 632 सेंचुरी में यहाँ पे हजरत मोहम्मद की डेथ हो जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे ये इंडिया है, यहाँ पे इसके बगल में मक्का है और फिर यहाँ पे मदीना है। मक्का से मदीना तक जो इनकी ट्रैवलिंग हुई उसे ही यहाँ पे हिजारत बोला गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। प्रिंसिपल क्या थे इस्लाम के, तो ये जो बुक थी ये पूरी बेस्ड है, टोटली बुक बेस्ड और रिलीजन है ये। इसमें कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम इसको कभी भी चेंज कर दें या फिर ऐसी चीज़ें हों, ये क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल्स लॉस हैं वो एक बुक में लिखे गए हैं। तो इसमें 3 बुक हैं, कुरान शरीफ और हदीस और शरीयत। तो हदीस जो है वो एक तरह की बायोग्राफ़ी है हज़रत मोहम्मद की, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था पहले, है ना, जिन्होंने शादी की थी खदीजा से। तो जो शरीयत है उसके कुछ लॉ हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। उसमें रूल नंबर 1 क्या है, अल्लाह, जो कि एक है। अगर आपको झुकना है तो सिर्फ आप अल्लाह के सामने झुकोगे और किसी के भी सामने नहीं झुकना है। ब्लाइंड, अंधा कभी राजा नहीं बन सकता। पेंटिंग्स और म्यूज़िक आप नहीं कर सकते। उसके पीछे भी रीज़न बताया गया है कि अगर आप पेंटिंग करते हैं तो आप एक तरह से मतलब वो चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं जो कि पहले से ही अल्लाह ने बना रखी है। तो एक तरह से वहाँ पे भी ये बातें होंगी कि आप उस चीज़ को एक तरह से उसका मजाक उड़ा रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। म्यूज़िक्स भी ऐसे ही रीज़न बताए गए हैं कि उसे नहीं करना है। टैक्स जो है वो इसमें बताया गया है 4 तरीके के होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जजिया, ज़कात, खम्स, खराज, तो ये कुछ टैक्स हैं जो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं कि वो टैक्सेस क्या थे, किन पे इम्पोज होता था, किन पे नहीं इम्पोज होता था। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे टैक्सेस। तो यहाँ पे टैक्स है, जैसे कि यहाँ पे जजिया है, तो जजिया टैक्स किस पे लगता था, नॉन मुस्लिम्स पे। जो कि मुस्लिम्स नहीं होते थे उन पे यहाँ पे जजिया टैक्स लगता था। और क्यों लगता था, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो बात आती है क्या सारे नॉन मुस्लिम्स पे वो जजिया टैक्स लगता था, तो नहीं। चिल्ड्रंस पे नहीं लगता था, वुमेंस पे नहीं लगता था, ब्राह्मण्स पे नहीं लगता था। तो टैक्स लगता किस पे था, जो कि एम्प्लॉयड हैं, जो कि गवर्नमेंट वर्किंग हैं, उन पे ये जजिया टैक्स लगता था। फिर हम सेकंड बात करेंगे ज़कात जो था वो टैक्स किस पे लगता था, 2.5% लगता था टोटल इनकम पे, है ना। और वो जो भी ये टैक्स लगता था वो किस पे डिस्ट्रीब्यूट होता था, पुअर एंड डेस्टिट्यूट्स पे। और ये जो था ये मतलब मुस्लिमों पे एक तरह से टैक्स लगता था ज़कात।
और इनका मानना था कि जैसे कि मतलब ऐसे मिथ्स रहते हैं कि आपको इस जन्म का फल अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन ऐसा इनका नहीं मानना था। इनका मानना था कि आपको इसी जन्म में वो चीज़ों का फल, हेल और हेवन, आपको इसी जन्म में जाना है। तो इसलिए जो ये टैक्स देगा तो वो हेवन में जाएगा, और जो वो टैक्स नहीं देगा वो हेल में जाएगा। तो इस तरह से जो ज़कात टैक्स था 2.5% लगता था मुस्लिमों पे, और वो जो टैक्स डिवीज़न होता था वो हेल और हेवन के उस पे होता था। और जो भी टैक्स लगता था वो बेसिकली किस पे डिस्ट्रीब्यूट होता था? पुअर एंड डेस्टिट्यूट्स पे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे खम्स जो टैक्स था वो क्या होता था? एक तरह से ये टैक्स वॉर में होता था, लूटपाट का जो भी सामान आता था उस पे। तो इसमें क्या होता था पहले कि जो राजा होता था वो वॉर में जाता था लोगों को लेके, और जो भी वहाँ से जो लूट पूट का जो भी सामान आता था, जहाँ राजा जाते थे वॉर करने, और उनकी जो वो थी प्रजा थी वो सब साथ में जाते थे वॉर करने, तो जो भी वहाँ से लूट पूट का सामान आता था उसमें अगर 100% ये लूट के लाए हैं तो 20% जो है राजा वो खुद रखता था, किंग अपने पास ऐसा टैक्स, और 80% जितना भी उसमें वो लोग लाते थे लूट पूट के, चाहे वो जो भी चीज़ें हों, लैंड हो, गोल्ड हो, वो सारी चीज़ें ये अपनी प्रजा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, बट उनसे 20% एज अ टैक्स के रूप में वो खुद के पास रखता था। अब हम बात करेंगे खराज एक ऐसा टैक्स था जो कि लैंड पे लगता था और वो सब पे लगता था। फिर हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट कि जिस तरह से अर्थ एक है, सन एक है, मून एक है, उस तरह से रूलर भी एक होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था कि जिस तरह से सन एक है, अर्थ एक है, मून एक है, उस तरह से रूलर भी एक होना चाहिए, जिसे कि क्या बोला गया है यहाँ पे? खलीफा। तो खलीफा, जो फर्स्ट खलीफा थे वो कौन थे यहाँ पे? हज़रत अबू बकर। फर्स्ट खलीफा जो थे वो क्या थे यहाँ पे? हज़रत अबू बकर, जो कि ये फ़र्स्ट खलीफा होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये इलेक्टेड होते हैं। इनकी बेटी होती है आयशा, जिसकी शादी होती है हज़रत मोहम्मद से। और ये ऐसा मतलब अभी इस पे भी कंट्रोवर्सी है कि ये मतलब 9 साल की थी कि 13 साल की थी कि 12 साल की थी, इस पे भी ऐसा चलता है कि तब इनकी शादी हुई थी हज़रत मोहम्मद से। नेक्स्ट हम बात करेंगे हज़रत उमर। ये हमारे उसके बाद खलीफा बनते हैं, और ये कैसे बनते हैं? इलेक्टेड बनते हैं। फिर आता है हज़रत उस्मान, वो कैसे बनते हैं? वो भी इलेक्टेड होते हैं। फिर आते हैं हज़रत अली। यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे फिर से बातें ख़राब होती हैं। और हज़रत अली जो होते हैं वो दामाद होते हैं। किसके दामाद होते हैं? वो हज़रत मोहम्मद के। तो यहीं से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, शिया और सुन्नी। शिया का मानना था कि जो भी खलीफा बने वो हज़रत मोहम्मद के फैमिली मेम्बर्स में ही बने, लेकिन सुन्नी का मानना था कि नहीं, जो खलीफा बनना चाहिए वो इलेक्टेड होना चाहिए, है ना, मतलब उसका बेकायदा इलेक्शन होना चाहिए, लोग उसे खुद चूज़ करें जो वोटिंग थी उससे। तो ऐसा इनका मानना चाहिए। तो इन लोगों में भी ऐसे कंट्रोवर्सी रहती है, इस चीज़ को भी लेके लड़ाई झगड़ा रहता है। तो हज़रत मोहम्मद जो थे उनका भी यही मानना था कि जो खलीफा हो वो इलेक्टेड होना चाहिए, ना कि कोई मतलब उनकी फैमिली का हो या फिर नेपोटिज़म, ऐसी कोई चीज़ें हों। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर हम देखेंगे हज़रत अली। इनके जो बेटा, इनका 2 बच्चे होते हैं, हसन और हुसैन। ये भी मारे जाते हैं। यहाँ पे वॉर होती है बैटल ऑफ करबला की, क्योंकि जब ये हज़रत अली बनते हैं तो वो इनका मतलब फैमिली मेम्बर्स ही हो जाते हैं। तो ये शिया और सुन्नी से जो लड़ाइयाँ होती हैं वहीं से ये राइज़ होता है बैटल ऑफ करबला। और बैटल ऑफ करबला में ये दोनों भी मारे जाते हैं और हज़रत अली भी मारे जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे आती है हमारी उमैया डायनेस्टी, सीरिया दामिश्क। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जब खलीफा वहाँ पे जब ख़त्म हो गए तो ये जो 3 डायनेस्टीज़ आई वो कौन सी थी हमारी? उमैया डायनेस्टी, अब्बासी डायनेस्टी, फ़ातिमा डायनेस्टी। उमैया डायनेस्टी ने खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया, फिर अब्बासी डायनेस्टी ने खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद फ़ातिमा डायनेस्टी ने खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। तो उमैया डायनेस्टी कहाँ पे है? सीरिया में, जिसका कैपिटल क्या है? दामिश्क। फिर हम देखेंगे अब्बासी डायनेस्टी बगदाद। फ़ातिमा डायनेस्टी कहाँ पे है? वो इजिप्ट में। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करेंगे कि राइज़ ऑफ इस्लाम, इंडिया में इस्लाम कैसे आया, सबसे पहले कौन आए? तो इंडिया में जो है 3 इस्लाम के यहाँ पे गुलदस्ते बताए गए हैं। पहला है हमारा अरब, फिर है हमारे कौन है इंडिया में? तुर्क, फिर कौन है? अफ़गान। तो हम देखेंगे पहले अरब। तो अरब कब आए? 712 सेंचुरी में इंडिया में आए।
और ये कहाँ के थे? सऊदी अरेबिया के थे, सऊदी अरेबिया के थे। तो सऊदी अरेबिया का जो यहाँ पे उस वक्त खलीफा हुआ करता था वो कौन था? वाजिद। एक मिनट, हाँ। तो सऊदी अरेबिया का जो उस वक्त खलीफा हुआ करता था वो कौन था यहाँ पे? वाजिद। वाजिद का जो सेनापति था वज्जा, है ना। और वजीद जो है इसने किसको हराया था? इसने श्रीलंका के राजा को हराया था। और श्रीलंका के राजा को हराया था तो मतलब इनकी ये डील हुई थी कि ये इनको गिफ्ट सिर्फ भेजते रहेंगे और चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी। तो जब ये श्रीलंका के राजा ये वज्जा को जब वाजिद को जब गिफ्ट सिर्फ भेज रहे थे तो यहाँ पे सिंध प्रांत पे इनका एक पोर्ट था, वहाँ पे कुछ लुटेरों ने जो था इनका सामान लूट लिया था। जो गिफ्ट सिर्फ ये जो खलीफा को भेज रहे थे वो बीच में कुछ लुटेरों ने हमला किया और उसको लूट लिया। तो जो वाजिद था उन्होंने वहाँ पे बात की कि जो भी लुटेरे थे उनको पकड़ो और हमारा गिफ्ट सिर्फ वापस करो। तो जो सिंध प्रांत के जो राजा थे उन्होंने कहा कि वो लुटेरे हमारे यहाँ के नहीं थे, हम नहीं जानते, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पे जो वाजिद था उसने अपना पहला सेनापति भेजा, है ना, यहाँ पे सिंध प्रांत पे। और जो पहला सेनापति भेजा उसका नाम यहाँ पे क्या था? अब्दुल्ला था। तो अब्दुल्ला जो वहाँ पे गया तो वो हार गया। फिर नेक्स्ट किसे भेजा वहाँ पे? बुंदेला को, और बुंदेला भी हार गया। फिर उसके बाद किसे भेजा? मोहम्मद बिन कासिम को, और मोहम्मद बिन कासिम जो था वो वहाँ पे जीत गया। सिंध प्रांत के जो राजा थे उन्हें उसे हराया और ख़ुद वो वहाँ पे जीत गया और उस एरिया को उसने सिंध प्रांत को पूरा कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, इस तरह से जो सऊदी अरब के जो मुस्लिम्स थे वो इंडिया में आ गए। तो पहले यहाँ पे कौन आता है? हमारा मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक्चुअल में रियल में वहाँ पे आया और उसने चीज़ों को कैप्चर किया, लैंड पे कैप्चर किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे कि फ़र्स्ट रूलर जिसने इम्पोज़ किया, जिसने जजिया लगाया, तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया टैक्स मैंने पहले ही बताया था यहाँ वीडियो में कि जो जजिया टैक्स था वो बेसिकली किस पे लगता था? वो नॉन मुस्लिम्स पे लगता था सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। वो भी किस पे लगता था? एम्प्लॉयड लोगों पे लगता था, ना ही वो चिल्ड्रंस पे लगता था, ना ही वो वुमेंस पे लगता था, ना ही वो ब्राह्मण्स पे लगता था। तो पहली बार टैक्स ये जजिया किसने इम्पोज़ किया इंडिया में? तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट रूलर इम्पोज जजिया ऑन ब्राह्मण्स। पहला रूलर जिसने जजिया लगाया ब्राह्मण्स पे तो वो कौन था यहाँ पे? फिरोज शाह तुगलक। फिर बाद में इसे छोड़ दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट रूलर जिसने इरेडिकेट किया जजिया, यानी पूरी तरह से जजिया को ख़त्म कर दिया, वो कौन था? अकबर। फिर देखेंगे फर्स्ट रूलर जिसने पूरी तरह से ये जजिया टैक्स को ख़त्म कर दिया, वो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तुर्क इन्वेंशन इन इंडिया। 1928 सेंचुरी में तुर्क आए। तो जो अल्टुगिन जो था वो तुर्क डायनेस्टी का फाउंडर था और सुबुतगिन जो था वो उसका बेटा था और ये इंडिया पर हमला किए, है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे मोहम्मद गजनवी जो था वो सुबुतगिन का बेटा था। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे मोहम्मद गजनवी। तो जो टी.एस. एलियट जो थे उन्होंने अपने बुक में बताया है कि जो मोहम्मद गजनवी था वो इंडिया में कितनी बार आक्रमण करता है? 17 टाइम्स। और कब से कब तक? 1000 सेंचुरी से लेके 1027 सेंचुरी तक उसने 17 टाइम इंडिया पर आक्रमण किया। और जो पहली बार मुल्तान पे जो आक्रमण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा होता है। इसके पहले इसको हम आगे बढ़ने से पहले एक बार हम पीछे फिर से देखेंगे। यहाँ पे हमने देखा था तुर्क इन्वेंशन इंडिया पे कब हुआ? 1928 सेंचुरी में। और पहली बार जो तुर्क डायनेस्टी का जो फाउंडर कौन था यहाँ पे? अल्पतगीन। फिर इसका बेटा जो था वो कौन था यहाँ पे? सुबुतगीन। और जो सुबुतगीन था उसने यहाँ पे जो पंजाब प्रांत के जो राजा थे जयपाल, उनसे मतलब इनकी डील हुई थी कि ये इनको गिफ्ट सिर्फ भेजते रहेंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन जो ये सुबुतगीन जो था वो अपना धीरे धीरे किंगडम इंडिया की तरफ बढ़ा रहा था और ये जो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने
मतलब फिर यहाँ पर आक्रमण किया। तो इसमें क्या हुआ, जो ये राजा जयपाल थे उन्हें यहाँ पे हरा दिया गया और उन्हें वहाँ पे कैद कर लिया गया। फिर इनके बीच में एक डील होती है कि ये वापस इनको तभी छोड़ेंगे जब ये अग्री होंगे कि ये इनको गिफ्ट से भेजते रहेंगे और मतलब जो भी चीज़ें इन्हें चाहिए वो देते रहेंगे। तो ये जो राजा हैं वो एग्री हो जाते हैं और ये वापस इंडिया आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि राजा अपनी बातों से मुकर जाते हैं। वो कहता है कि मैं वहाँ पे डर गया था, इसलिए मैंने तुमने कहा तो मैंने उसको कन्विंस किया, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। उसके बाद इस चीज़ को लेके जो सुबुद्दीन होता है वो गुस्सा होता है और इस तरह से इसने पहली बार इंडिया पर आक्रमण किया। फिर इसका जो बेटा होता है मोहम्मद गजनबी, फिर इसने मतलब ये भी मतलब इंडिया में आया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, फिर हम यहाँ पे देखेंगे मोहम्मद गजनबी। मैंने अभी बताया आपको जैसे कि यहाँ पे टी.एस. एलियट बताते हैं कि मोहम्मद गजनबी ने इंडिया पे 17 टाइम्स आक्रमण किया। 1000 सेंचुरी से लेके 127 सेंचुरी में तक इसने 17 टाइम्स आक्रमण इंडिया पर किया। नेक्स्ट हम देखेंगे पहली बार मुल्तान ने आक्रमण किया और पहला मुल्तान कौन था, यहाँ पे मोहम्मद गौरी। 16 टाइम जो मोहम्मद गजनबी का अटैक था वो कहाँ पे था, सोमनाथ टेम्पल। और इस पे जो आक्रमण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, सोमनाथ टेम्पल पे। मोहम्मद गजनबी का जो बचपन का नाम क्या था, यामीन उद्दौला, ये इसका बचपन का नाम था। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये मोहम्मद गजनबी था वो 20 दिन तक इंडिया में रहता है। जो भी इसने 17 टाइम जो भी इसने आक्रमण किया रहता है सोमनाथ टेम्पल पे, जो भी यहाँ से धन वन लूटता है उसको इसको सहेजने में 20 दिन लग जाते हैं। वहीं इसका एक कोटायर भी इसके साथ आता है अलबरूनी, जो कि मतलब ये 20 दिनों में ये लोगों के पास जाता है, जो भी मतलब टेम्पल्स के जो भी वहाँ के पंडित पुजारी होते हैं वहाँ पे जाता है और उनसे वो एक तरह से बातचीत करता है और कहता है कि तुम अपने मतलब धर्म ग्रंथ के बारे में हमें बताओ। फिर वो उन्हें बताते भी हैं और उनकी हेल्प से वो एक बुक लिखता है जिसका नाम है यहाँ पे तहक़ीक़-ए-हिंद, किताबुल हिंद। ये बुक्स वो सारी जो नॉलेज 20 दिन में वो कलेक्ट करता है, सारा डेटा, उसके बेस पे ये लिखते हैं कि तहक़ीक़-ए-हिंद और या किताबुल हिंद। वहीं अब एक ये जो है उत्वी, ये एक बुक लिखता है किताबुल यामीन। उत्वी जो बुक लिखता है उसका नाम होता है किताबुल यामीन। और ये मतलब ये एक तरह से जो भी सोल्जर्स इंडिया में आए होते हैं मोहम्मद गजनबी के साथ, ये उनसे डेटा कलेक्ट करके एक तरह से उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो बुक लिखता है जिसका नाम है यहाँ पे किताबुल हिंद। फिर यहाँ पे ये जो एक है यहाँ पे राइटर वैहाकी, ये एक बुक लिखता है तारीक़ सुबुतगीन, जो कि किस पे बेस्ड होता है, ये बेसिकली ये बुक जो है ये बेस्ड है मोहम्मद गजनबी के फादर्स पे। फिर मोहम्मद गजनबी एक राइटर को बुलाते हैं जो कि जिसका नाम है यहाँ पे फिरदौसी, और फिरदौसी से कहा जाता है कि ये एक बुक लिखें वो मोहम्मद गजनबी के ऊपर, जो कि बेस्ड हो किस पे, फ़ारसी लैंग्वेज में हो। ये जो तीनों बुक्स हैं उत्वी, अलबरूनी और ये जो बुक्स इसने लिखा है उत्वी ने, अलबरूनी ने और वैहाकी ने, ये बुक किस पे लिखी गई, किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं। ये बुक्स जो लिखी गई हैं ये लिखी गई हैं अरबी लैंग्वेज में। फिर जो लेकिन ये जो फिरदौसी जो बुक है ये किस पे लिखी जाएगी, ये किस लैंग्वेज में लिखी जाएगी, ये फ़ारसी लैंग्वेज में लिखी जाएगी। तो इसके लिए जो मोहम्मद गजनबी है वो कहता है कि अगर तुम ये बुक लिखोगे तो मैं तुम्हें सोने का सिक्का दूंगा। लेकिन जब ये बुक लिख दी गई तो उसके बाद जो फिरदौसी है इसको सोने का सिक्का ना मिला, इसको कौन सा सिक्का मिला, चांदी का मिला, जिसको लेके फिरदौसी बहुत ही नाराज़ होता है। और इसके बाद ये जो है ये मोहम्मद गजनबी का जो है कोटायर छोड़ देता है और ऐसा कहा जाता है उसके बाद वो छोड़ के जाता है और वो अपनी आत्महत्या भी कर लेता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे कि मेंशन है ये कि पहले मतलब इंडिया में इन्वेंशंस कैसे हुए, इसका ये पूरा चार्ट है। अब हम देखेंगे इंडिया में जो मुस्लिम जो आए उनके 3 गुलदस्ते थे, एक गुलदस्ते के 3 फूल थे। और उसमें जो पहला जो इंडिया में आया वो कौन था, अरब।
अरब में कौन आए? मोहम्मद बिन कासिम। इसने पहली बार इंडिया पे अटैक किया 712 सेंचुरी में, और इसने पहली बार कहाँ पे अटैक किया था? सिंध में, और वहाँ पे उसने कैप्चर किया, जैसा कि हमने पहले मतलब डिस्कस किया था। फिर सेकंड पे कौन आए? तुर्क आए। तुर्क में इन्वेंशन सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले आक्रमण किसने किया? सुबुकीन ने, जो कि मैंने बताया था। फिर उसका बेटा कौन हुआ? मोहम्मद गजनवी। और फिर इसके बाद कौन आया? उसके बाद यहाँ पे कौन आया? गौरी। और गौरी ने 1175 सेंचुरी पे मुल्तान पर आक्रमण किया। फिर 1177 सेंचुरी में गुजरात पर आक्रमण किया। और गुजरात में जो एक भीम सेकंड था, वो ये मदर नायका देवी का बेटा था, वो उस वक्त चाइल्ड था, छोटा था, तो वो नहीं लड़ सकता था। तो नायका देवी ने मोहम्मद गौरी को हराया वहाँ पे। और इसके बाद इतनी बुरी तरह से मोहम्मद गौरी को हराया था कि 20 साल तक वो इंडिया की तरफ आँख उठा के नहीं देख पाया। अब हम इसी में हम बात करेंगे अफ़गान की, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। अफ़गान में जो पहली डायनेस्टी बनी वो बनी लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था यहाँ पे? तो ये जो डायनेस्टी थी ये बेसिकली इंडिया में बनी, उसके लिए सॉरी, जो अफ़गान जो आए इंडिया में, तो इनकी जो पहली डायनेस्टी बनी वो बनी हमारी लोधी डायनेस्टी। और उसका फाउंडर कौन था यहाँ पे? बहलोल लोधी। नेक्स्ट आती है यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी? यहाँ पे दो डायनेस्टी बनी, पहली बनी लोधी डायनेस्टी एंड सेकंड बनी अफ़गान डायनेस्टी। तो अफ़गान डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? शेरशाह सूरी, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिर हमने यहाँ पे देखा कि 1177 सेंचुरी में गुजरात पर जब आक्रमण हुआ तो नायका देवी, जो कि भीम सेकंड की मदर थी, उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया, और इतनी बुरी तरह से हराया कि 20 साल तक मोहम्मद गौरी इंडिया पे कभी भी आक्रमण नहीं किया। उसके बाद ये इंडिया पर वापस आता है और वापस ये आक्रमण करता है। कब करता है? 1191 सेंचुरी में। तो 1191 सेंचुरी पे जब ये आक्रमण करता है तो बेसिकली ये किसके बीच में, ये जो बैटल होता है किसके बीच में होता है? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, तराइन के लिए। और इसमें जो होता है पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बैटल होता है यहीं पे तराइन का 1192 सेंचुरी में। और इस बैटल में जो होता है पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। फिर अब हम आगे देखेंगे 1194 सेंचुरी। 1194 सेंचुरी में बैटल होता है चंदावर का, और ये किसके बिटवीन में होता है? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बिटवीन में। इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और जयचंद जो होता है वो हार जाता है। अब नेक्स्ट बैटल होता है हमारा 1206 में। 1206 सेंचुरी में 1206 में बेसिकली मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है। इसमें कोई बैटल नहीं होता है, उसके लिए सॉरी। 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है। मोहम्मद गौरी जो भी इंडिया में इन्वेट करता है वो यहाँ से वापस अपना गजनी चला जाता है और वहीं पे इसकी डेथ होती है। तो यहाँ पे ये इसका स्लेव रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में बेसिकली मोहम्मद गजनबी की डेथ हो गई, और जो भी इसका राजपाट, जो भी इसकी लूट पूट की चीज़ें थी, अब ये चीज़ें यहाँ से बंटने लगेंगी। और वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगी? वो बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड होंगी। दिल्ली पे जो है वहाँ पे कौन कब्जा कर लेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। सिंध पे कौन कब्जा कर लेगा? कुबाचा। गजनी पे कौन कब्जा करेगा? यलदौज। बंगाल पे कौन कब्जा करेगा? यहाँ पे बख्तियार खिलजी। और जो भी बचा हुआ जो एरिया रह जाएगा वहाँ पे कौन कब्जा कर लेता है? यहाँ पे घियासुद्दीन। तो इस तरह से गजनी मोहम्मद गौरी के मरने के बाद इस तरह से मतलब जो डिवीज़न हो गया, वहाँ पे जिसको जो मिला वहाँ पे उसने कब्जा कर लिया। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे सल्तनत पीरियड और मुग़ल्स। तो सल्तनत पीरियड, अब हम मुग़ल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे सल्तनत डायनेस्टी का पहले कौन सी डायनेस्टी बनती है? यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी। फिर उसके बाद कौन सी डायनेस्टी बनती है? खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी, और लास्ट आती है यहाँ पे लोधी डायनेस्टी। तो ये जितनी भी डायनेस्टी हैं वो बेसिकली सल्तनत पीरियड के टाइम की हैं। फिर अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? गुल खत सलम। गुल से यहाँ पे हो गया गुलाम डायनेस्टी, गुल से हो गया यहाँ पे गुलाम डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी। फिर यहाँ पे आ जाएगा ख से यहाँ पे हो जाएगा खिलजी डायनेस्टी। फिर आ जाएगा यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी। टी से हो जाएगा हमारा सैयद डायनेस्टी। ल से हो गया हमारी लोधी डायनेस्टी।
और मर्सी यहाँ इधर हमने जो देखा था मुग़ल वाला। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे स्लेव डायनेस्टी को और किस किस नाम से जाना जाता था, तो गुलाम डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी या इलबारी डायनेस्टी। फिर हम देखेंगे फाउंडर कौन था स्लेव डायनेस्टी का, तो कौन था वो, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कब फाउंड हुआ था, 1206 से लेके 1210 सेंचुरी के बीच में। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि तुर्क फाउंडर, तो ये मतलब हमने देखा कि ये मतलब तुर्क डायनेस्टी ही चल रही थी अभी, तो जैसे कि तुर्क का फाउंडर जो है रियल फाउंडर क्या, अभी तक तो इंडिया में कोई राजा एक तरह से नहीं बना, तो मेन फाउंडर ही यहाँ पे कौन बनेगा, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि किसका स्लेव था, ये स्लेव था हमारा मोहम्मद गौरी का स्लेव था। और जब मोहम्मद गौरी की डेथ हुई तो सारा सब कुछ इंडिया पे इसी का हुआ, क्योंकि इंडिया पे बेसिकली यही उस वक्त भी था बट एज अ स्लेव, और मोहम्मद गौरी बस आक्रमण करता था और वापस अपनी कंट्री चला जाता था, और जो भी चीज़ें होती थी वो अपने स्लेव वगैरह को इंडिया पे रखता था। तो वैसे ही ये तुर्क डायनेस्टी का फाउंडर हुआ, और इसी को क्या बोला गया है, लाख बख्श पील बख्श। और ऐसा मतलब पहला ये राजा हुआ जिसकी डेथ हुई चौगान खेलते वक्त या पोलो खेलते वक्त। और कब हुई थी ये, 1210 सेंचुरी में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है पोलो खेलते वक्त। और पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं, 4, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इसे याद होना चाहिए आपको। अब हम देखेंगे इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को जो गौरी था उसने इसे हेड ऑफ अस्तबल या फिर हेड ऑफ अस्तबल बनाया, जिसे कि दीवाने आखुर भी बोला जाता है। और इसे क्या बोला गया, कुरान ख्वा। ये कुरान बहुत अच्छी आवाज़ में बोलता था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसे एक टाइटल दिया गया कुरान ख्वा। नेक्स्ट स्लेव आता है यहाँ पे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो होता है ये किसका स्लेव है, ये है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश स्लेव है। ये कौन सा सिस्टम लाता है, ये एकता सिस्टम लाता है, जिसमें कि इस सिस्टम में क्या होता है, जो भी ये सेना रखता है, जो भी आर्मी रखता है, उसमें जो भी आर्मी है उसमें इनको कैश नहीं देता है, कैश की जगह पे यहाँ पे क्या देगा, लैंड देगा, ज़मीन देगा, ना कि वहाँ पे कैश देगा। तो इसी को बोला गया है एकता सिस्टम्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे तुर्क-ई-चलगान। तो इसमें ये एक 40 तुर्क-ए-चलगान, ये चलगानी सिस्टम था। इसमें क्या होता था कि 40 रहते थे लोग, और इसी को बोला गया है 40 लोग रहते थे, 40 लोग की एक कम्युनिटी होती थी और इसी को क्या कहा गया है, चलगानी सिस्टम। इसमें बेसिकली ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स होते थे, इसी को एक सिस्टम बना दिया इन लोगों ने, चलगानी सिस्टम। 40 सरदारों का एक ग्रुप होता था, इसी को बोला गया है यहाँ पे चलगानी सिस्टम। और जो ब्राह्मण शाह था वो इन्हीं में से एक चलगान था, और ये मतलब कुछ टाइम के लिए राजा बना, लेकिन रजिया सुल्तान ने इसे हटवा दिया और वो खुद बन गई राजा, या रानी बोला जाए, राजा बनी। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। तो रजिया सुल्तान कब बनी, 1236 से और 1240 सेंचुरी तक ही इसका रूलिंग टाइम रहा, और ये सबसे कम टाइम रहा। उसके बाद जो पहली इससे क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट वुमेन ऑफ मेडिवल इन पीरियड हु रूल्ड इंडिया, तो ये कौन थी, रजिया सुल्तान थी, और लास्ट भी यही रही। उसके बाद कोई भी महिला शासक नहीं हुई इंडिया पे जो कि रूल की हो। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे फिर हम देखेंगे भटिंडा। अल्तुनिया जो था वो भटिंडा का था, और अल्तुनिया जो 40 अल्तुनिया जो था वो भटिंडा का सरदार था, और वो रजिया सुल्तान से वो मतलब प्यार करता था। और फिर जो इसमें एक और है याकूत, जो कि जिसको रजिया सुल्तान ने बनाया था दीवाने आखुर, और रजिया सुल्तान उससे प्यार करती थी। बट इसमें हुआ ये कि भटिंडा में अल्तुनिया ने ये याकूत को मार दिया और उसके बाद विद्रोह कर दिया। तो इस चीज़ को रजिया सुल्तान को जब पता चला तो रजिया सुल्तान भी उधर गई भटिंडा विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, रजिया के साथ छल हुआ और उसे एक तरह से पकड़ के जेल में डाल दिया। किसने इस यहाँ पे डाला, अल्तुनिया ने, और उसे कहा कि या तो तुम मुझसे शादी कर लो या फिर जेल में रहो। तो इसमें क्या होता है,
रज़िया सुल्तान इस चीज़ को अग्री करती है और वो फाइनली शादी कर लेती है अल्तुनिया से, और फिर अल्तुनिया में से शादी करके वहीं पे वो रहती है। और कुछ दिन बाद ही जो 40 सरदार हैं उसमें से इन लोगों को भी मिलके मार देते हैं। तो इस तरह से रज़िया सुल्तान और ये अल्तुनिया की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बलबन या फिर घियासुद्दीन बलबन। ये भी जो है ये 40 जो सरदार थे उसमें से एक था। ये लाता है कौन सी पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इसमें ये था कि मतलब जो भी नीच लोग हैं ये मतलब देख के इसको बहुत गुस्सा आता था, इसकी तलवारें कांपने लगती थी, इसका मन करता था कि इसको कटवा दें। तो ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बलबन लाया था, जिसका पूरा नाम था घियासुद्दीन बलबन। और इसने खुद को टाइटल दिया जिले इलाही, जिसको मतलब इसने खुद को बताया कि वो शैडो ऑफ गॉड है। जबकि जो बुक थी जो हमने पहले देखा था यहाँ पे, वो बुक कुरान शरीफ वाली जो बुक थी उसमें मतलब कहा गया है कि सिर्फ गॉड के आगे झुकना है और गॉड एक है। वो भी टाइटल इसने खुद को दिया, जिसको इसने खुद को कहा शैडो ऑफ गॉड। फिर इसने बोला नियमत खुदाई, मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है। मतलब इसने सारा टाइटल गॉड का खुद को ही ले लिया। और ऐसा करने के पीछे इसका एक मेन रीज़न ये भी रहा है कि जो भी ये 40 जो सेनापति थे, जो 40 सरदार थे, इनको इससे ताकि डर रहे और वो हमेशा इसके आगे झुके। और इसको ना मतलब जैसे ये 40 सेनापति का जो ग्रुप था उसमें ये होता था कि ये बने फिर उसको हमला करके मार देते थे, फिर नेक्स्ट बन जाता था। तो इस चीज़ को इसने अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लाया। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि इसने 3 तरह का एक तरह से प्रथा चलाई, जिसमें बोला गया, इसने बताया सिजदा, फैबोस, नवरोज। सिजदा में क्या था कि जब भी आप राजा के सामने जाओ तो आधा झुक के उसे मतलब प्रणाम करो। फिर इसका पैबोस जो था, इसमें ये है कि आपको राजा का सामने झुक के उसके पैरों को चूमना है। नवरोज जो प्रथा थी इसमें था 9 डेज़ का एक फेस्टिवल होता था, एक तरह का पेरिस फेस्टिवल, पारसीज फेस्टिवल था। सॉरी, यहाँ पे 9 डेज़ का पारसी फेस्टिवल था, जिसमें कि मतलब ऐसे ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लॉज रहे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आगे बिहार। फिर क्या होता है कि जो बलबन है वो बिहार पर आक्रमण करता है और बेसिकली बिहार को जीत जाता है, और अपना जो बेटा होता है बुगरा खां उसको वहाँ का गवर्नर बना देता है। और जो ये बुगरा खां होता है इसका बेटा होता है ये कैकुकाबाद। फिर तो ये जो कैकुकाबाद जो होता है ये इनका बेटा होता है, और ये महज कितने वर्ष का होता है, ये 18 से 20 साल का होता है। और जो मतलब बुगरा खां, जब घियासुद्दीन बलबन की डेथ हो जाती है तो जो ये बुगरा खां है वो कहता है कि कैकुकाबाद को ही यहाँ का राजा बना दो। तो ये बेसिकली राजा बन भी जाता है। और इसमें होता क्या है कि एक 18 से 20 साल का जो लड़का है उसको क्या चाहिए, ये मतलब फालतू की चीज़ें, तो उस तरह से वो बिगड़ जाता है वहाँ पे। फिर इसके जो ये बुगरा खां है वो उसको जाते हैं समझाते भी हैं, बट वो चीज़ों में तब तक वो ट्रैक से नीचे उतर जाता है, वो ट्रैक पर नहीं होता है, जिसके कारण आगे चल के इसकी हत्या हो जाती है, इसको लोग मार देते हैं। क्यूमर्स की हत्या कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। क्यूमर्स लास्ट रूलर होता है स्लेव डायनेस्टी का, और यहाँ से जो है स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। फिर हम इसको एक बार हम समराइज़ करके देखेंगे कि स्लेव डायनेस्टी में पहला फाउंडर कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन बनता है? इल्तुतमिश। उसके बाद कौन यहाँ का राजा बनता है? रज़िया सुल्तान। फिर कौन आता है? बलबन। फिर कौन आता है? कैकुकाबाद। और लास्ट रूलर यहाँ पे कौन है? क्यूमर्स। और इसकी हत्या कौन कर देता है यहाँ पे? जलालुद्दीन खिलजी। और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में 3 रूलर्स रहे हैं। कौन? पहला है यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद कौन राजा बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। और फिर कौन बनता है यहाँ पे? मुबारक खिलजी। उसके बाद हमारी कौन सी डायनेस्टी आएगी? उसके बाद आएगी हमारी यहाँ पे सैयद डायनेस्टी। अब हम बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी की। तो खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर होता है वो कौन होता है यहाँ पे? जलालुद्दीन खिलजी। और ये जो मलिक छज्जू है यहाँ पे, मलिक छज्जू ये क्यूमर्स का रिश्तेदार होता है। और ये कहाँ का गवर्नर होता है? ये गवर्नर होता है गवर्नर कहाँ का होता है? ये इलाहाबाद का गवर्नर होता है।
फिर मलिक छज्जू यहाँ पे क्या करता है, वो यहाँ पे एक तरह से विद्रोह कर देता है। वो विद्रोह क्यों करता है, क्योंकि जो ये जलालुद्दीन खिलजी है वो क्यूमर्स की हत्या किया रहता है, जिसको लेके मलिक छज्जू के मन में रहता है। इसकी वजह से मलिक छज्जू यहाँ पे विद्रोह करता है। तो फिर इसमें होता क्या है, जो जलालुद्दीन खिलजी है वो अलाउद्दीन खिलजी को कहता है कि तुम जाओ वहाँ पे इस विद्रोह को दबाओ। तो अलाउद्दीन खिलजी जाता है और इलाहाबाद प्लस काला एरिया पे वो एक तरह से गवर्नर अपॉइंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो मलिक छज्जू को एक तरह से मार देता है, वहाँ पे हरा देता है। और अलाउद्दीन खिलजी खुश होने से इसको यहाँ का गवर्नर अपॉइंट कर देता है। लेकिन ये इलाहाबाद प्लस काला एरिया का यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट कर देता है। किसे यहाँ पे करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को। किस वजह से करता है, क्योंकि इसने मलिक छज्जू की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे फिर साउथ महाराष्ट्र के जो देवगिरी किंगडम है वहाँ के राजा कौन होते हैं, ये रामचंद्र। तो जो ये अलाउद्दीन खिलजी है ये क्या करता है, ये यहाँ पे अटैक करता है बिना परमिशन के जलालुद्दीन खिलजी के। और वो रामचंद्र के देवगिरी किंगडम पे अटैक करता है और वहाँ से बहुत सारा सोना चांदी धन वन लूट के वो वापस जाता है दिल्ली। वहाँ पे जो जलालुद्दीन खिलजी हैं वो उसकी मतलब एक तरह से उसको जब पता चलता है तो वो स्वागत के लिए उसके खड़ा रहता है और वो खुश होता है इस चीज़ से। और उस वक्त क्या होता है, ये जलालुद्दीन खिलजी जाता है और उसको गले मिलता है और पीठ पीछे उसके खंजर खोप देता है, जिससे जलालुद्दीन खिलजी की वहीं पे मौत हो जाती है। और उसके बाद कौन राजा बनेगा, तो उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी खुद वहाँ का राजा बन जाता है। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, इसका चाइल्डहुड नेम क्या था, अली गुरशब। इसने अपने आप को टाइटल क्या दिया यहाँ पे, सिकंदर ई सानी, यानी सेकंड अलेक्जेंडर। इसका टाइटल इसने खुद को क्या दिया, सिकंदर ए सानी या सेकंड अलेक्जेंडर। ये पहला ऐसा किंग था जिसने नॉर्थ प्लस साउथ इंडिया पे एक तरह से कॉन्कर्ट किया। वहाँ पे पहला सुल्तान था जिसने नॉर्थ और साउथ इंडिया पर कब्जा किया। अगर इसके रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर की बात करें तो ये अल्लाह उल मुल्क करके था। जो अल्लाह उल मुल्क थे वो बेसिकली यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन थे, है ना। और वो अलाउद्दीन खिलजी उसकी बात मानता था। उन्होंने बोला कि ठीक है, दुनिया जीतना तो ठीक है, लेकिन धर्म को हम साइड करते हैं, धर्म जिसका काम है हम उन पे छोड़ते हैं। तो इस बात को अलाउद्दीन खिलजी मानता भी है और इस तरह से वो नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया पे पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है। इसके कुछ सेनापति रहे हैं या कमांडर इन चीफ रहे हैं, वो कौन थे, नुसरत खां, उल्लुग खां, जाफ़र खां और मलिक काफूर, 4 इसके सेनापति थे। ये अरकली खां इसका बेटा होता है, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का बेटा होता है अरकली खां। और वो उसका जो होता है मुल्तान का ये गवर्नर होता है। और यहाँ पे ये अपने एक सेनापति को भेजते हैं जाफ़र खां को, और यहाँ पे ये इसे मार देता है। फिर मुल्तान पर कब्जा करने कौन यहाँ पे जाता है, उल्लुग खां जाता है मुल्तान पर कब्जा करने। अरकली खां को कौन मारता है, यहाँ पे जाफ़र खां मारता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट गुजरात में रामचंद्र देव को कौन मारता है, यहाँ पे मलिक काफूर। ये कौन था यहाँ पे, ये सेनापति था, किसका था, ये अलाउद्दीन खिलजी का। और वो किसको मारा यहाँ पे जाके, गुजरात में रामचंद्र देव को। और ये मलिक काफूर को 1000 दिनार में इसको ख़रीदा गया था। किसने ख़रीदा था, अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में इसको ख़रीद के लाया था। और फिर इस तरह से गुजरात पर कब्जा हो गया यहाँ पे मलिक काफूर का। फिर नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान के रणथंभौर में हरिदेव को मारकर, और यहाँ पे हरिदेव से और जाफ़र खां से लड़ाई होती है, युद्ध होता है और हरिदेव जीत जाता है और यहाँ पे जाफ़र खां हार जाता है। ये चीज़ पता चलती है अलाउद्दीन खिलजी को, जिससे वो नाराज़ होता है और वो खुद वहाँ पे जाता है लड़ाई करने और हरिदेव को यहाँ पे हरा देता है और खुद जीत जाता है। तो इस तरह से रणथंभौर भी ये जीत लिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मेवाड़ पर राजा रतन सिंह को मार दिया जाता है। किसके लिए, पद्मावती के लिए। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जयसिंह ने लिखी है।
पद्मावत किसने लिखी है? पद्मावत जो है ये बुक है और ये किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जयसिन ने। अब हम देखेंगे नेक्स्ट खिज़्र खां, जो कि बेटा होता है, किसका होता है ये? अलाउद्दीन का। ये इस्टेब्लिश, एक मिनट, फिर जो खिज़्र खां था वो अलाउद्दीन का बेटा था। इस तरह से इसने रणथंभौर का नाम बदल के खिज़राबाद रख दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ का इसे सुबेदार बना दिया वहाँ का। फिर हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी टैक्स पॉलिसी लाता है, जिसमें वो खराज जो कि लैंड टैक्स था, पहले ये कितना हुआ करता था? 20%, उसको ये बढ़ा के कर देता है 50%। खम्स जो होता था, इसमें क्या होता था, जो भी लूट पूट का सामान लाते थे उसमें बेसिकली राजा 20% रखता था और बाकी 80% डिस्ट्रीब्यूट कर देता था सोल्जर्स को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसका अपोजिट कर दिया, वो 20% ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड 80% वो खुद ही रखेगा। इससे क्या होता, इसने टैक्स का पैसा कलेक्ट किया और इस तरह से ये और भी मजबूत हुआ, इसकी सेना और भी पावरफुल हुई। फिर ये एक मार्केट पॉलिसी लेके आता है, दीवाने मुस्तखराज, और ये इसके जो सोल्जर्स थे ये बहुत ही सेंट्रलाइज थे, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग से, मतलब ये पैसे वैसे से बने। और फिर एक सिस्टम लेके आया इसने, दाग सिस्टम, जो हॉर्स था, हॉर्स के लिए स्टेबल में जो भी हॉर्स होते थे उसमें क्या होता था, जो अच्छे हॉर्स होते थे उसे स्टेबल का जो हेड होता था, जिसे कि यहाँ पे बोला गया था, जो कि बेच देते थे चोरी करके और पता भी नहीं चलता था। तो जो हॉर्स होते थे उनके एक तरह से दाग देते थे, जिसको कि दाग सिस्टम बोला गया, ताकि अगर कोई भी अगर इस हॉर्स को ख़रीदेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये राजा का घोड़ा है और उसके बाद उसको मृत्युदंड मिलेगी। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आगे, मुबारक खिलजी, ये किसका बेटा होता है? ये होता है अलाउद्दीन खिलजी का बेटा होता है। इसने खुद को खलीफा डिक्लेयर किया होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, फिर यहाँ का लास्ट रूलर जो होता है, लास्ट राजा कौन होता है? खुसरो खां। और खुसरो खां को कौन मार देता है? घियासुद्दीन तुगलक। और यहाँ से खिलजी डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है और फिर यहीं से स्टार्ट हो जाती है हमारी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन होता है? घियासुद्दीन तुगलक। आगे हम देखेंगे, फर्स्ट सुल्तान होता है ये घियासुद्दीन तुगलक, जो कि नहर बनवाता है, कैनाल बनाता है। निजामुद्दीन औलिया इसका कोटायर होता है, जो कि कहता है कि हनूज दिल्ली दुरस्ता, मतलब कि अब दिल्ली अभी दूर है। वैसे ही घियासुद्दीन का एक बेटा होता, घियासुद्दीन तुगलक का एक बेटा होता है जौना खां। और जौना खां एक वुड का हाउस बनाता है, जिसमें कि घियासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है वुड के हाउस के गिरने के, उसके ऊपर गिरने की वजह से। तो इस तरह से घियासुद्दीन तुगलक मर जाता है। और नेक्स्ट यहाँ का जो राजा बनता है वो कौन बनेगा? जौना खां। ये क्या करेगा? ये ट्रांसफ़र करेगा कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र में। फिर हम देखेंगे दीवाने को ही, यानी कि एक सिस्टम था, एक इनका डिपार्टमेंट था जो कि फ़ंड रिलीज़ करता था, किसके लिए? फार्मर्स के लिए, फार्मर्स की ग्रोथ प्रमोशंस के लिए ये फ़ंड रिलीज़ करने के लिए दीवाने को ही बना। बट अनफॉर्चुनेटली ये फेल हुआ और उसके बाद इस डिपार्टमेंट को हटा दिया गया, बंद कर दिया। क्या? क्योंकि कोई प्रॉफिट इससे नहीं हुआ। फिर इन लोगों ने फिर क्या चलाया? सिंबॉलिक करेंसी। और सिंबॉलिक करेंसी पहले यहाँ पे चलती थी सिल्वर की, उसके बाद उसको बंद करके यहाँ पे कॉपर की सिंबॉलिक करेंसी चलाई गई। और इस तरह से लोगों के पास बहुत ज़्यादा कॉपर करेंसी आई, तो फिर लोगों के घर में खुद ही मशीन होने लगी, वो खुद ही इस्टेब्लिश करने लग गए। फिर ये वाला भी सिस्टम जो था सिंबॉलिक करेंसी का, ये भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, फेल हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक जो 22 तरह के टैक्स थे उनको हटा के ये सिर्फ 4 तरह का टैक्स रखता है, जजिया, जकात, खम्स, खराज। फिर ये नेट ऑफ कनाल्स बनाता है, यानी कि नहरों का जाल बिछाता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 जो टाइप्स हैं कैनाल्स के, उनकी चर्चा की गई है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे इरिगेशंस पे जो ये टैक्स लगाता था उसको बोला गया है यहाँ पे हक़ शर्ब, यानी कि 1/10 जो भी था उसका लैंड का उतना उसको टैक्स देना पड़ेगा। फिर इनका एक चैरिटी डिपार्टमेंट होता था, यहाँ पे पुअर एंड डेस्टिट्यूट पे मतलब काम किया जाता था। और इसके लिए
फिर हम देखेंगे यहाँ पे हॉस्पिटल जो था वो दीवाने खैरात बनवाया गया। 4th फ्लोर का कुतुब मीनार बनवाया गया। दीवाने अर्ज यहाँ पे क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ हेड प्रॉब्लम्स, जो भी लोगों की समस्याएं होती थी उसको डिस्कशंस के लिए ये दीवाने अर्ज बनाया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट रूलर यहाँ का कौन रहा है, तो यहाँ का लास्ट रूलर कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद, और इसकी डेथ हो जाती है। फिर हम देखेंगे चंगे खान जो है, उसका जो स्लेव है खिज्र खान, वो चंगेज खान का स्लेव खिज्र खान। तो लास्ट रूलर हमने देखा यहाँ का कौन है, यहाँ का लास्ट रूलर है नसरुद्दीन मोहम्मद, और चंगेज खान जो है उसका ये स्लेव होता है खिज्र खान। और नसरुद्दीन मोहम्मद को कौन मारता है, चंगेज खान नसरुद्दीन मोहम्मद को मार देता है। और जो ये खिज्र खान है यानी कि जो स्लेव है वो एक तरह से सेनापति है, वो अब किसकी वो रखेगा, नींव रखेगा सैयद डायनेस्टी की। तो यहाँ से आ जाती है हमारी सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन होता है, खिज्र खान, या फिर इसको कहा गया है रायते अल्लाह। इसको टाइटल मिला, इसने खुद का टाइटल दिया रायते आला। मुबारक शाह, ये एक विद्वान हुआ करता था मुबारक शाह, जिसे फिर इसका ये जो याहिया बिन सरहिंदी जो हैं ये एक बुक लिखते हैं इसके ऊपर, तारीख़ मुबारक शाही। याहिया बिन सिंधी जो हैं वो याहिया बिन सरहिंदी जो है वो एक बुक लिखता है तारीख़ मुबारक शानी। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे महमूद शाह, जो कि इसका लास्ट रूलर होता है। इसका बेटा होता है अलाउद्दीन आलम शाह, लेकिन ये अपने सेनापति के डर से यहाँ से भाग जाता है। तो इसके दरबार में एक अफ़गान होता है जिसका नाम होता है बहलोल लोधी, और वो यहाँ से स्टार्ट कर देगा लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन हो गया यहाँ पे, बहलोल लोधी, जो कि अफ़गान रूलर है। ये 43 इयर्स तक इंडिया पे रूल करता है। जब ये राजा बनता है तो अपने अफ़गानी रूलर होने के नाते ये अपने अफ़गान से लोगों को बुलाता भी है कि मैं यहाँ का रूलर बन गया हूँ इंडिया का। और उस तरह से यहाँ पे मतलब इंडिया पे जो अफ़गान से लोग आए, अफ़गानी जो आए वो टिड्डे के माफ़ी आए, और ये यहाँ पे अफ़गानी कल्चर को एक तरह से बढ़ावा देता है, अप्रिशिएट करता है। ये सोफ़े सेट और उन चीज़ों पे नहीं बैठता था, इनका कल्चर जो रहता था ज़मीन पे बैठना, ये तमाम सारी चीज़ों को इसने बढ़ावा दिया। फिर हम देखेंगे यहाँ पे सिकंदर लोधी, इसने क्या किया, इसने ट्रांसफ़र किया कैपिटल दिल्ली से आगरा कर दिया। और ये एक बहुत ही वाइज मैन हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा विद्वान हुआ करता था। इसने एक बुक लिखी थी गुलरुखी, जो कि इसमें शायरी वगैरह भी लिखी गई हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने ये दो जगह जो थी बुकरायल और खतौली, यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी। राणा संगा से हुआ बुकरायल के लिए लड़ाई, मतलब युद्ध हुआ, और इसमें जो है इब्राहिम लोधी हार जाता है और राणा संगा जीत जाते हैं। फिर हम देखेंगे खतौली में राणा संगा और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होता है, और इसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है, इब्राहिम लोधी जीत जाता है और राणा संगा हार जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब राणा संगा हार जाता है तो ये बुलाते हैं बाबर को, और पहला बैटल होता है पानीपत का बाबर के साथ और इब्राहिम लोधी का। और इसमें जो होता है इब्राहिम लोधी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। इस तरह से लोधी डायनेस्टी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह से इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा जाता है। पहला शासक दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध में मारा गया वो कौन था, इब्राहिम लोधी था। और आज के लिए इस तरह से मेडिवल हिस्ट्री आज कंप्लीट हो गई, और नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे।